हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 40 और अभी तक जो है 39 क्लास में अपलोड कर चुकी हूं। और इसी 40 क्लास में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को संपूर्ण कर लिया है और आधुनिक काल हमारा शुरू किया हुआ है। उसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग भी पूरा कर लिया है और आज हम छायावाद को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपके एस्टेट की डेट आई नहीं है और आज मैं छायावाद पूरा तो नहीं करवा पाऊंगी इसमें, लेकिन एक पार्ट मैं इसमें ज़रूर कर दूंगी और फिर छायावाद के कवि आ जाएंगे। पहले छायावाद के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। छाया छाया तो आप समझते हैं ना, शेड सी। ये जो काल है ये एक ऐसा थोड़ा धूमिल सा काल था। इसका जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर 1936 तक है। तो अभी तक मैंने हर काल की आपको समय सीमा भी बताई है और ये आपको याद करते हुए चलेंगे, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने आदिकाल पढ़ा। आदिकाल के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने भक्ति काल पढ़ाया। भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा था, सैगुण और निर्गुण। निर्गुण के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य, सैगुण के अंदर हमने राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ा। उसी के बाद फिर आया रीति काल और रीति काल के अंदर तीन काव्य धाराएं चल रही थी। उसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त पढ़ा हमने। उसके बाद फिर हमने आधुनिक काल शुरू किया और आधुनिक काल में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की रचनाओं का विकास हो रहा था आधुनिक काल में, एक गद्य और दूसरा पद्य। तो हमने पद्य स्टार्ट किया हुआ है। पद्य के विकास क्रम के हिसाब से सबसे पहला काल हमने आधुनिक भारतेंदु युग पढ़ा। दूसरा जो युग था वो द्विवेदी युग पढ़ा और तीसरा युग हम छायावाद पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी जो है पीछे की क्लासेस से अपडेट हो गए होंगे। और छायावाद की समय सीमा, सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि छायावाद की समय सीमा, एक आध जो विद्वान है वो कोई 1800 से लेकर 1934 तक मान लेता है, कोई 38 तक मान लेता है, लेकिन सर्वसम्मति से जो छायावाद की समय सीमा मानी गई वो 1918 से 1936 ईस्वी तक है। बस दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में थम्स अप ज़रूर करके भेजें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगने वाला है तो। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। अब ये जो मुकुटधर का आप नाम सुन रहे हैं, ये मैंने द्विवेदी युग के अंत में ही मुकुटधर का नाम बता दिया था, तो कि इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि किसी भी वाद युग की शुरुआत किसी एक पॉइंट से शुरू नहीं होती है, वो धीरे धीरे चलता रहता है, धीरे धीरे उस युग की समाप्ति होती रहती है और अगला युग आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके कितने बन सकते हैं कि मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित एक पत्रिका थी, 1920 उसका समय सीमा था और पत्रिका का नाम था हिंदी में छायावाद। इस शीर्षक से, यानी कि मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से जो पत्रिका प्रकाशित हो रही थी और समय है उसका 1920, और पत्रिका का इसमें एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। उस पत्रिका में जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। तो ये याद रखें कि सबसे पहले छायावाद का नाम यहीं से आया था और मुकुटधर पांडे को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता नियुक्त किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, ये छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता या प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा मुकुटधर पांडे को। उसके बाद सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद फिर से शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित किया। संवाद होते हैं आपसे बातचीत, इस प्रकार की शैली में जो सुशील कुमार थे सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में
इन्होंने हिंदी में छायावाद नाम के एक शीर्षक से एक संवाद प्रकाशित किया। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में छायावाद, इसके रचनाकार कौन थे, तो सुशील कुमार बताना है। किस में ये रचना प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। कब हुई? 1920 में। ठीक इसी प्रकार से हिंदी में छायावाद ये किसका है? ये इसी नाम से सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने की, दोबारा इसको सुशील कुमार ने किया इसी नाम से। और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 लोग थे संवाद में। ठीक है, छायावाद की अब यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से छायावाद की परिभाषाएं दी हैं कि छायावाद है क्या। अब इनमें देखेंगे हम। और सबसे पहली परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रहने वाली है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद की क्या परिभाषा दी कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। मतलब जो छायावाद की, आप भी मुझसे प्रश्न करें कि मैम छायावाद क्या है, तो मैं आपको रामचंद्र शुक्ल जी के तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये हो सकता है कि बेटा छायावाद के 2 अर्थ निकल सकते हैं। क्या? एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहाँ रहस्य का मतलब है काव्य वस्तु। काव्य वस्तु क्या है? जैसे कि मैंने कोई नाटक लिखा, उस नाटक की जो स्क्रिप्ट है ना, उसे आप काव्य वस्तु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो एक तो था रहस्यवाद के अर्थ में। रहस्यवाद का मतलब काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ इसका समझे। रहस्यवाद का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या करता है कवि, जो है ना, अनंत और अज्ञात, मतलब जो कवि अपने प्रियतम को यहाँ पर अज्ञात दिखाता है और अनंत दिखाता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अपने ऐसे प्रियतम को आलंबन यानी कि सहारा बनाकर रचना लिखता है। कैसे प्रियतम को सहारा बनाकर रचना लिखता है छायावाद का कवि? रहस्यवाद के अंदर अनंत और अज्ञात प्रियतम को, ठीक है, उनका प्रियतम कोई जानकार नहीं होता है। और कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? चित्रमयी भाषा में, कि उस काव्य को पढ़कर आपकी आंखों के सामने एक चित्र सा बनने लगता है। प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली, यानी कि इस छायावाद के अंदर एक तो रहस्यवाद आ गया था। अब रहस्यवाद का मतलब क्या है कि इसमें जो कवि थे वो अपने रचनाओं में अपने प्रियतम को अज्ञात और अनंत मानकर रचनाएं करते थे। अनेक प्रकार से चित्रमयी भाषा का प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार से प्रेम की क्या करते थे? व्यंजना करते थे। ये समझ गए होंगे रहस्यवाद का अर्थ। दूसरा क्या था? काव्य शैली से ले सकते हैं, यानी कि पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। क्या था कि भारतेंदु युग तक आपने देखे होंगे सभी कृष्ण जी के, और ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कही थी कि अभी तक हमने माखन बहुत खा लिया है, माखन वाली रचनाएं बहुत कर ली हैं, बहुत माखन चुरा लिया है, ये मैंने बताया भी था। अब हमें इनसे अलग हटकर विषय और भी लेने चाहिए काव्य वस्तु के लिए, यानी कि रचनाओं के लिए। हमारे विषय हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारी नदियाँ हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पूरी प्रकृति है, इंसान है, उस पर क्यों नहीं रचनाएं बनाते? हमारा सिर्फ श्रृंगार की तरफ ही ध्यान क्यों है? तो इस छायावाद के अंदर आकर क्या हुआ, लोग अलग अलग काव्य शैली यानी कि अलग अलग पद्धति को अपनाने लगे। तो दोनों अर्थ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरी जो परिभाषा आती है वो नंदुलारे वाजपेयी की आती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। तो स्थूल तो होता है थोड़ा बड़ा और सूक्ष्म होता है बहुत ही छोटा। तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अब देखो अलग अलग विद्वानों के छायावाद को लेकर अलग अलग जो है उनकी परिभाषाएं हैं। तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि मानव या प्रकृति के सूक्ष्म तो है, लेकिन उसमें जो सौंदर्य है
उसका आध्यात्मिक छाया का भान, भान का मतलब आभास होना, मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। ये व्याख्या दी नंदुलारे वाजपेयी जी ने। इस व्याख्याओं को आपको याद रखना है बिल्कुल। एक कथन आपसे देकर पूछ लेंगे कि ये किसने दी ये परिभाषा, तो याद रखना है दोस्तों। दो अर्थों में बताया छायावाद का अर्थ, एक रहस्यवाद और दूसरा शैली। तो ये तो बताए रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आध्यात्मिकता का भान, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म उसके ये बताया नंदुलारे वाजपेयी जी ने। तीसरा आता है जयशंकर प्रसाद जी का, और ये तो भाई छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ है, तो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जो आएंगे, महादेव वर्मा जी की भी पेपर में बहुत पूछी जाती है, नगेंद्र की भी पूछी जाती है, रामविलास शर्मा की भी पेपर में पूछी जाती है। तो सभी की परिभाषाएं आपको ध्यान से पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद ने क्या परिभाषा दी छायावाद की? वेदना, वेदना का मतलब पीड़ा, अपने मन की जो व्यथा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियाँ, स्वानुभूति मतलब वेदना, किसी की वेदना मैं सामने देख रही हूँ और उस वेदना के आधार पर मैं स्व अनुभव कर रही हूँ, अपने आप पर उस चीज़ को मानकर चलूँ, ठीक है, अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये परिभाषा दी जयशंकर प्रसाद जी ने। अब इसको मैं एक तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे ये जयशंकर प्रसाद ने सरोस्मृति निराला की है वो, तो ठीक इस प्रकार से भी इनकी कोई रचना ले ले तो वो वेदनामयी रचनाएं हैं, लेकिन उन वेदनाओं में इन कवियों ने अपनी खुद की वेदना को प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये होगी स्वानुभूति, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति दी है उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी की है। अब महादेवी वर्मा की बात सुने तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती है, अगली परिभाषा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उद्गार मतलब विचार है। प्रकृति के बीच मनुष्य का जो जीवन है उसका एक गीत है, ऐसा कहा छायावाद को महादेव वर्मा ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, छोटी सी पंक्ति है, पेपर में जरूर पूछी जाती है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? दो परिभाषाएं हैं और दोनों की आपको ट्रिक बताऊंगी, एक रामविलास शर्मा की और एक नगेंद्र की। नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन्होंने ये कहा कि जो चीज़ बड़ा है उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसे ही हम छायावाद कहते हैं। और रामविलास शर्मा ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो नहीं रहा, ये बात कही रामविलास शर्मा ने, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये बात कही डॉक्टर नगेंद्र ने। ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है, परिभाषाएं याद हो जाएंगी। वह एक विशेष प्रकार की भावपत्ति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, जबकि थोथी नैतिकता है, रूढ़िवादिता है, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कह रहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं कह सकते। छायावाद के अंदर जो काव्य था उसमें थोथी नैतिकता थी, मतलब वास्तव में कोई नैतिकता नहीं है, सारा रूढ़िवाद है, और सामंती साम्राज्यवाद जहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता था, ऐसे बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए इसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये जो है आप बस एक लाइन याद रख लें, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये परिभाषा रामविलास शर्मा जी की है। अब और देखते हैं आगे, डॉक्टर नामवर ने क्या कहा है। अभी तक जो मैंने बताई वो इम्पोर्टेंट थी सारी, लेकिन ये दोनों भी हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। मतलब छायावाद के अंदर ऐसे कवि और ऐसे काव्य हुआ जिनकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति थी, राष्ट्र को जागृत करना चाहते थे क्योंकि हमारा देश गुलाम था। तो और एक तरफ तो जो पुरानी रूढ़ियों से हमारा देश बंधा हुआ था उससे मुक्ति दिलाना चाहते थे, दूसरी ओर जो हम विदेशियों के गुलाम थे उनसे स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ऐसी अभिव्यक्ति है
छायावाद की, और ये बात कही डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। छायावाद के प्रवर्तक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है कि किस किस ने किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। इस पर आप स्टार लगा लें, जितने मर्जी लगाएं। नंदुलारे वाजपेयी जो हैं ये सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। ये मैंने कैसे याद कर रखा था, इसमें मैं कभी पजल्ड नहीं होती। नंद पे भी अंक की मात्रा है और पंत पर भी अंक की मात्रा है, तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल जी का तो पता ही है, मुकुटधर पांडे, राम के सिर पर क्या है, मुकुट है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को माना है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे छायावाद के कवि, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अंदर 4 ही कवि हैं। ये जयशंकर, क्या लिख दिया मैंने, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, और कौन रह गया, जयशंकर, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 पढ़ेंगे। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं और उनसे इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी बातें हैं, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।